बिहारद्रोह के 1275 पोस्ट नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र जो कि आपका 17/12/2023 को प्रथम पाली में हुआ था। ये स्मृति पर आधारित मतलब प्रश्न है जो कि आपके पटना वाले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो रोशन आनंद सर, उन्हीं के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन ज्ञानधारा प्रकाशन का है। ठीक है, ज्ञानधारा प्रकाशन का आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, ज्ञानधारा प्रकाशन का है। तो इस पुस्तक में हम आज ये जितने भी क्वेश्चन है 100 के 100 क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का जो है पूर्ण रूप से जो है इसका डिस्कशन किया जाएगा। और ऐसे ही अगले जो भी एग्ज़ाम हुआ है सेकंड पाली का, उसका भी जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे और इसके पहले के भी जितने क्वेश्चंस हुए हैं सब के सब देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके ए बैंकॉक में, बी जकार्ता में, सी नई दिल्ली में और डी कुआलालंपुर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी कुआलालंपुर। ठीक है, और इसके डिस्कशन की बात की जाए मतलब इसका जो है ये डिटेल में है। तो लिखा है देखिए, पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में जो है में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक है, आसियान जो होता है उसको इंग्लिश में ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है, इसका आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, जिसका गठन 1667 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, तथा आसियान का आदर्श वाक्य जो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधान सभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट 60, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 500। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंड में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों का न्यूनतम संख्या 60 से कम हो सकता है। उदाहरण के लिए मिजोरम में आपके 40 सीट हैं, सिक्किम में आपका 32 सीट है, गोवा में भी आपके 40 सीट है तथा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि दिल्ली में 70 है और पुडुचेरी में आपका 30 है। ठीक है, 30 विधानसभा का सीट है। ऐसे ही आगे देखेंगे तो राज्य विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के सत्रावसान के आदर्श राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आदेश राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने की प्रावधान है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्थाएँ अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई हैं। अर्थाएँ मतलब की काबिलियत, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है जो कि संख्या 403 है तथा न्यूनतम सदस्य संख्या सिक्किम में है जो कि 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य का जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के
लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। इसके उत्तर हैं ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों को उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत यह है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं। अनुच्छेद 75(2) के तहत अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है, यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देता है। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। किसका भाग है? मंत्रिपरिषद का भाग है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्री की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है ऑप्शन ए एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एनएनपीएफसी। राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी के बराबर होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात किया जाए तो जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायिका को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय इज इक्वल्स टू निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायिका। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका नेशनल इनकम जो कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है ये आपका पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र में जो भी कार्यपालिका है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति होता ही है, प्रधानमंत्री होता ही है, भारत के महान्यायवादी होते ही हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये केंद्र में नहीं होकर जो है राज्यों में होता है। लेकिन चलिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन देखते हैं। ऑप्शन डी आपका है, संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। ठीक है, भारतीय संघ के कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। ठीक है, समझ में आया?
संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री परिषद में निहित होती है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराता है। अगला पॉइंट है, भारत प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। ठीक है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 के 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी का योग्यता रखता है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी का योग्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। सबसे यह लोक वित्त का संरक्षक, लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है। लेखा विभाग लेखा परीक्षण और वित्त का संरक्षण का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके ए विद्युत मंत्रालय ने, ऑप्शन बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि ई सारस मोबाइल के ऊपर है। ये ग्रामीण विकास के ने लॉन्च किया है। इसे जो है आपका इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कुश्ती से, ऑप्शन बी मुक्केबाजी से, ऑप्शन सी निशानेबाजी से, ऑप्शन डी तीरंदाजी से। तो ऑप्शन आपका सी सही है, निशानेबाजी से। ठीक है, इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। तो यहाँ पे आप और भी खेलों का देख सकते हैं। अन्य खिलाड़ियों से संबंधित खेलों से संबंधित खिलाड़ियाँ। निशानेबाजी से आपका जो है कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो संबंधित खिलाड़ी में देखेंगे हम अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही सरनोयत, अयनिक लेखरा इत्यादि। और मुक्केबाजी में देखा जाएगा तो मैरी कॉम, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली। ठीक है, कुश्ती में देखा जाएगा तो कुश्ती में देखेंगे तो आप विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट और सुशील कुमार, KD जादव, बबीता कुमारी। आपकी बबीता कुमारी फोगाट, गीता फोगाट और विनेश फोगाट तीनों जो है आपकी बहनें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है तीरंदाजी में देखेंगे
तो दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, विनेम, बोमबाला देवी, लैसरम, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव इत्यादि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह जीतरवाल, ऑप्शन डी कैप्टन भावना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। तो आपका अगर इसका डिटेल पूर्वक देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहन सिंह जीतरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल किया गया है। भारत की प्रथम महिला की बात किया जाए तो भारत में पहली महिला पायलट सरला ठकराल हैं। तो वहीं भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह हैं। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट की बात किया जाए तो आपकी भावना कंठ हैं। तो भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट की बात किया जाए तो वह है दुर्बा बनर्जी। अगला देखते हैं। तो भारत में पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक की बात किया जाए वो है आपकी शीला डावरे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पहली महिला ट्रेन ड्राइवर की बात की जाए तो वह सुरेखा यादव। ठीक है। भारत में पहली महिला IFS अधिकारी हैं चोनीरा बेलियप्पा मुथम्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि y के 20% का 20% 20 होगा तो y का मान बताइए। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये जो है अगर आपको इतना याद रहा तो आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये कह रहा है कि y का 20% यानी कि 20 का और परसेंटेज निकालेंगे तो 20 ठीक है बटे आपका 100 हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा ही 20% और 20% और का मतलब गुणा। ठीक है। तो यही हो गया बस y बराबर ठीक है y बराबर 20 बटे 100 फिर गुणे 20 बटे 100। ठीक है। 20 बटे 100 और फिर जो है आपका सॉरी मैंने गलती कर दिया। जैसे कि आपका ये है कि y का मतलब y का भी तो है और 20 बटे 100। ठीक है। फिर का 20 बटे 100 किसके बराबर है। ठीक है। किसके बराबर है 20 के। तो यहाँ पे y को हम अलग कर लेंगे और बाकी इन सब को नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे। इस दोनों 100 जो है वो यहाँ आके यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 100 गुणे 100 यानी कि 20 गुणे 100 गुणे 100 और ये जो 20 गुणे 20 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना आपका हो जाएगा 20 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है। ये दोनों 100 जो है ये दोनों 100 जो था वो ऊपर आ गया बटे में जो ऊपर वाला 20 गुणे 20 है वो नीचे आ जाएगा 20 गुणे 20 जो है आपका ये हो जाएगा। तो ये 20 से 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है। और ये नीचे बचा आपका 4 तो 4 पचे 20 हो जाएगा। तो आपका 4 पचे 20 हो गया। तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 5 है तो 100 गुणे 5 यानी कि 500। ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 500। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिहार में प्रचलित कीमत पर 2011-2012 में 2019-2020 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर थी। ऑप्शन ए आपका 13.5%, ऑप्शन बी 15.6%, ऑप्शन सी 14.1%, ऑप्शन डी 12.7%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.5%।
तो यहाँ पे आप प्रचलित कीमत पर 2011-2012 के विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो यहाँ पे 2018 से 2019 के बीच में 4,86,776 करोड़ था और 19-20 में जो है यानी कि 1819 में इतना था और 19-20 में इतना था। ठीक है, तो संविधि दर की बात किया जाए तो ये होता है आपका ये मान लीजिए जो ये अभी फिलहाल चल रहा है उसमें से पहले वाले को घटा दिया जाएगा। अब बटे में जो अभी चल रहा है वो, ठीक है, गुणे 100 इसलिए क्योंकि इसको परसेंटेज बनाना है। ठीक है, तो उसी को हल करेंगे तो आपका 11.5% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए, ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए है कुरु की, ऑप्शन बी कौशल की, ऑप्शन सी काशी की, ऑप्शन डी वत्स की। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरु वत्स की, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप बिहार में जितने भी कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। बुद्ध के समय में 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। ठीक है, और वो राज्य जो महाजनपद में थे, सबसे पहला राज्य जो है मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंग की राजधानी चंपा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह थी। मल की राजधानी कुशीनगर प्रथम था और एवं पावा द्वितीय था। ठीक है, इसकी राजधानी दो थी, कुशीनगर प्रथम और पावा द्वितीय। चेदी की राजधानी या चेती की सोथिवती या शक्तिमती। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र उत्तर में और कौंपिल्य दक्षिण में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सुरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैन माहिष्मती। ठीक है, उज्जैन ऐसे याद कर सकते हैं, अवंती की राजधानी उज्जैन माहिष्मती जो बाहुबली में था। ठीक है, वही वाला माहिष्मती। ठीक है, तो उज्जैन माहिष्मती हो सकता है। 15 नंबर हो जाएगा गंधार का तक्षशिला और 16 नंबर कम्बोज का राजपूत या हाटक। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। कौन सा राज्य था? तो अस्मक राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 16 महाजनपदों में केवल वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला पॉइंट है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट है आपका महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में मिलता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूची मिलती है। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी एवं साकेत। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। सबसे बड़ा मतलब 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद पाटलिपुत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, किस समूह में सब सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? कुल, किनारा, कुल, वंश। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है अनल हवा, अनिल मतलब अग्नि। ठीक है, ऑप्शन सी है दैव देवता, देव भाग्य। ऑप्शन डी है सर बाण, सर तालाब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर बाण या सर तालाब। ठीक है, दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी सही उत्तर है। सर का अर्थ होता है बाण और सर का अर्थ होता है तालाब। इसमें ये दूसरा स है, इसमें ये दूसरा स है, ये अंतर यही सर का है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। ये हिंदी आप कितना भी याद करेंगे आप याद कर सकते हैं, पर्यायवाची वाची सब जो है बहुत याद करना पड़ता है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रूस किस संधि का द्वारा प्रथम विश्व युद्ध किससे अलग हुआ था?
रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ऑप्शन ए है आपका पेट्रोगार्ड की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि या ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन मतलब इसका जो भी पॉइंट है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस की नई बोल्शेविक सरकार जर्मनी द्वारा या केंद्र शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य या बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। ठीक है, 2 महीने के बातचीत के बाद जर्मनी नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोव्स्क में संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धियों को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। किसके 11 राष्ट्र? तो रूस के। ठीक है, यह रूस का ही 11वां मतलब जो भी है 11 राज्यों में से एक यूक्रेन है, जिसमें युद्ध छिड़ा था और अभी भी शायद युद्ध हो ही रहा है, इसको भी हम लोग शीत युद्ध कह सकते हैं, जो कि रसिया और यूएसए के बीच में हो ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही, ये तो पढ़ लिया हम लोग। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। ठीक है, जिसे बोल्शेविक क्रांति, इसमें बोल्शेविक क्रांति 1917 भी हुआ था। ठीक है, इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विस्थापन की का दूरी के साथ अनुपात हमेशा ऑप्शन नंबर ए 1 से कम होता है, ऑप्शन बी 1 से बराबर होता है, ऑप्शन सी 1 से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी 1 के बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे घूम के जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के जाता है और तो मतलब जो भी आपकी यहाँ पे आपका मान लीजिए कि 40 किलोमीटर का दायरा बन रहा है ऐसे ऐसे घूम के जाने में। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कोई व्यक्ति सीधा ये इस प्रकार जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन। तो आप ये मान लीजिए ये आपका कितना 10 किलोमीटर मान लीजिए है 10 किलोमीटर, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूरी है वो विस्थापन के, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे भी जा सकता है और ऐसे ऐसे घूम के भी जा सकता है। तो अगर ऐसे जाएगा तो विस्थापन और दूरी, विस्थापन और आदमी का चाल दोनों बराबर होगा। ठीक है, विस्थापन या दूरी दोनों बराबर होगा, लेकिन अगर ऐसे ऐसे घूम के जाए तो ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन या दूरी के बराबर हो सकता है या विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, लेकिन विस्थापन मतलब दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आंसर आपका वही होगा कि जो है डी 1 के बराबर होगा या कम होगा। विस्थापन दूरी के बराबर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, सॉरी इसका पहले डिस्कशन देख लेते हैं। विस्थापन दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होगा। वस्तु के प्रारंभिक या अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु ए पे है और ये कोई वस्तु मतलब बी है, कोई व्यक्ति यहाँ पे ए पे है, तो अगर वो ऐसे घूम के आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर इधर चला, फिर इधर 6 मीटर चला है, फिर इधर 5 मीटर चला है, इतना घूमा है और यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन है। ठीक है, तो ये कह रहा है विस्थापन अगर 6 मीटर है
और दूरी 15 मीटर, तीनों को जोड़ा जाए तो विस्थापन एवं दूरी के बीच का संबंध की बात की जाए तो दूरी जो होता है वो दूरी बड़ा होगा एक विस्थापन के, या फिर बराबर होगा एक विस्थापन के, यही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात को किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 की। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। तो इसका मतलब डैश बताना है कि खाली स्थान पे क्या होगा। तो इसकी बात किया जाएंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है खुल जाता है, ऑप्शन बी बंद हो जाता है, ऑप्शन सी सिकुड़ जाता है, ऑप्शन डी फट जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती है और रंध्र द्वारा छिद्र खुल जाता है। ठीक है, तो ये आपका चित्र देख सकते हैं। ठीक है, द्वार कोशिका का इसमें बात कर रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं के खुलने से सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। ठीक है, और रक्षक कोशिकाओं में से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिका शिथिल हो जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाने कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वैश्वीकरण कहलाता है, ऑप्शन बी निजीकरण कहलाता है, ऑप्शन सी संरक्षण कहलाता है, या ऑप्शन डी उदारीकरण कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात किया जाए तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों पर प्रतिबंध लगाने हटाने उदारीकरण कहलाता है। और इसके पॉइंट्स हैं, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनवाई जाती है? ठीक है, किस राज्य में बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका पॉइंट्स हैं, कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की सचित्र कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो कि एक पूर्वी रियासत थी जिससे कला को संरक्षण दिया जाता था। अगला ऑप्शन है, यह 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रसोलही चित्रकला की शैली थी जो लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है, कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है जो उस शैली को सम्मिलित करती है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया जाता था। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीला, लाल और नीले रंग का जैसे सूत्र का प्रयोग किया और ये दोनों 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, चित्रकला में इस समूह को कांगड़ा नाम दिया जाता था क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के चित्र में के समान है। ठीक है, प्रमुख चित्रकला शैली एक संबंधित राज्य प्रमुख चित्रकला शैली एवं उसके संबंधित राज्य है बिहार, जिसमें चित्रकला शैली है मधुबनी, मिथिला, पटना, कलम, मंजूषा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में आपके चोकपूर्णा या सोन रखना, चिकन करी। ठीक है, चिकन कढ़ी से आप याद कर सकते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश में चिकन कढ़ी है। झारखंड या
झारखंड प्लस बिहार की बात किया जाए तो जादू पाटिया है इसमें। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो इसमें कालीघाट और अल्पना है। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो इसमें पहाड़ी, गुलंग कांगड़ा, ठीक है, गुलेर है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी और गुलेर और कांगड़ा है। मध्य प्रदेश में जो है सुरैती, नौरता, मूर्ति और तेलंगाना है। उड़ीसा की बात किया जाए इसमें पटचित्र और सौरा है। राजस्थान की बात किया जाए तो इसमें राजस्थान में फड़ प्लस मंडाना प्लस लघु और मंडाना है। गुजरात की बात किया जाए पिथौरा आथिया है। तमिलनाडु की बात किया जाए कोल्लम तंजौर है। पंजाब की बात की जाए फुलकारी है, ठीक है। वैसे ही आगे तेलंगाना की बात किया जाए तो चोरियल या प्लस निर्मल है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए मुगल कलमकारी है। उत्तराखंड की बात की जाए एपेन है, ठीक है। अगला केरल की बात की जाए कलमा जट्टू, कालमेजुथु, ठीक है, 2 है। कर्नाटक की बात की जाए तो रंगवाली और कुसूती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वल्ली या वारली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए आपके विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन सी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा और ऑप्शन डी विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएनडीपी द्वारा, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ठीक है। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 सांकेतिक जन्म के जीवन के प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 से 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के जितना पास होता है वह मानव विकास के उतने उच्चतम स्तर के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए द स्पिरिट ऑफ व लॉज नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका रूसो, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है मोंटेग्यू, ऑप्शन डी है दिदरो। तो ऑप्शन सी आपका मोंटेग्यू जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसका जो है बात की जाए तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक मोंटेग्यू थे, ठीक है। इसके पुस्तक के सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। तो मोंटेग्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा, जिससे लोगों स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए लोग, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं की बात की जाए, फ्रांसीसी क्रांति के संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना जो है लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है, ठीक है। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है, ठीक है। और लामी द पल्प अखबार का संपादक ज्यापाल था। मर्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट डी लाइल द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो सबसे पहला ऑप्शन ए भूरिया समिति, ऑप्शन बी सरकारिया समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूरिया समिति। तो ऑप्शन ए के बारे में अगर जान लिया जाए कुछ तो इसके बारे में आप जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। जून 1994 में
अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने 1995 के केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1995 में। तो भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानून के मध्य में जनजातीय सहायता क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करना था, जिसका उल्लंघन करना न कर पाए। ठीक है। सरकारी आयोग की बात किया जाए तो इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्यों संबंधों को सुधारने तथा राज्यों का स्वायत्ता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। ठीक है। इसके अन्य 2 सदस्य थे, श्री बी शिवारमन और SR सेन। ठीक है। और बात किया जाए अशोक मेहता समिति की बात किया जाए तो अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अपनी 1977 में सौंपी। इसने पंचायती व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल यानी कि मंडल पंचायत व जिला परिषद अपनाने की बात कही थी। L सिंधवी समिति की बात किया जाए तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार 1986 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए उपभोक्ताओं के जिन अधिकारों के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी चयनों का अधिकार, ऑप्शन सी निवारण करने का अधिकार, ऑप्शन डी प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के बारे में और हम लोग जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपभोक्ताओं के जिन अधिकारों के तहत वस्तुओं का सेवाओं के विनिर्मित द्वारा पैकिंग की सूचना दर्शाई जाती है, यह सूचना का अधिकार कहलाता है। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो पैकेट पर कुछ न कुछ खास जानकारी पाई जाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य और बैच संख्या, निर्माण तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में जानकारी इसमें उपस्थित होती है। यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना प्राप्त का अधिकार है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी भी उपभोक्ता को जो भी किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु का, लिंग का हो और किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसे सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकान कहता है कि यह केवल दंतमंजन तभी बेचेंगे जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है। ये आपका उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन बी है पक्षाभि पेशियों द्वारा, ऑप्शन सी है पुतली द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पक्षाभि पेशियों द्वारा। तो इसका अगर पक्षाभि पेशियों की बात की जाए तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षाभि पेशियों द्वारा वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो अगर आपका नेत्र का जो है डिजाइन है, ठीक है, मतलब जो भी आपका नेत्र है, इसकी जो सबसे आगे वाली जो ये दिख रहे हैं आपको, तो ये आपका कार्निया है। ठीक है। और जो आपका ये है ये भाग जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये भाग आपको जो दिख रहा है वो मुझे माफ़ कीजिएगा, एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात की जाए ये आपका आँख है। ठीक है। आँख में जो सबसे आगे देख रहे हैं आप, ये आपका कार्निया है। ठीक है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका पुतली है। ठीक है।
और नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहे हैं, जो ये आपका आइरिस है, और बाकी आप ये जो देख रहे हैं वो रेटिना है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, जो आप ये देख रहे हैं, जो ये इतना बड़ा गोला सा, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है। और जो आप बीच में का देख रहे हैं, सॉरी, हाँ, आप ये बीच में जो देख रहे हैं, ये इतना बड़ा भाग, ये आपका लेंस है, ठीक है। तो इतनी सारी हुई आपकी बातें। तो आप अगला और बात किया जाए, अगला आप यहाँ से समझेंगे, जो पुतली होती है, ठीक है, ऐसे बात करते हैं। आपकी जो पुतली होती है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। पुतली जो होता है वो आपकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पुतली कहाँ गया, ये पुतली आपका, ये है पुतली, ठीक है। तो ये आपकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपका सेकंड पॉइंट है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना यानी कि रेटिना कहाँ है, यहाँ पे है, यहीं पे बनता है। और कैसा बनता है आपका, यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना हमेशा रेटिना पर, सॉरी, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है। कौन कर सकता है, नेत्र लेंस करता है, ठीक है, नेत्र लेंस। और अगला की बात किया जाए, पक्षाभि पेशियों की बात की जाए, यानी कि सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशियाँ कौन सी होती हैं आपकी, सिलियरी मांसपेशियाँ ये होती हैं आपकी सिलियरी मांसपेशियाँ। तो ये क्या करता है आपकी, वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी, वस्तु और पास होगी तो फोकस लेंस की दूरी को कम कर लेगी, और ये सभी कार्य सिलियरी मांसपेशियाँ या पक्षाभि पेशियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखा जाए, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, तो आपका कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी 10 है, ऑप्शन डी 12 है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है ना, तो ऑप्शन 12 यानी कि ऑप्शन डी 12 होगा आंसर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से चला जाए तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। और अगला पॉइंट देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनयन की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन सा किसके संविधान से, 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला पॉइंट देखा जाए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। अगला पॉइंट है कि राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी भी राज्य के आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या लगभग 31 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा एक स्थानीय सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 89 के तहत पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 89 के तहत। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 के साक्षरता दर के में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वो यह था। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा, ठीक है। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो है 2011 के साक्षरता दर के तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा स्थान रखता है, यह मिजोरम है।
अगर साक्षरता दर सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत वाले राज्य की या केंद्र शासित की बात की जाए, वो भी जनगणना 2011 के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता रखता है केरल 94%। दूसरा रखता है लक्षद्वीप जो 91.8%। और तीसरा जो रखता है मिजोरम 91.3%। ठीक है। ऑप्शन 4 गोवा रखता है 88.7%। गोवा रखता है 88.7%। ऑप्शन 5 त्रिपुरा रखता है 87.2%। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य का, वो भी 2011 का जनगणना के अनुसार, तो इसमें जो है बिहार रखता है सबसे कम साक्षर, मतलब सबसे कम साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है। पढ़ा लिखा वो भी कौन, जो पढ़ सकता हो या लिख सकता हो, कुछ भी कलम से पढ़ या लिख सकता है, बस इतना ही चाहिए साक्षरता दर में आने के लिए। तो इसमें भी सबसे कम है बिहार। ठीक है। ऑप्शन 2 है सॉरी नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश। कितना परसेंट, 65.4%। इसमें है सिर्फ साक्षरता 65.4% लोगों के लिए ही है। ठीक है। राजस्थान 3 नंबर पे आता है 66.1% लेकर। झारखंड 4 नंबर पे आता है 66.4% लेकर। और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना सहित 67%। ठीक है। और इसका जो है अगला पॉइंट कि नोट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% है। द्वितीय दमन व दीव है 87.1%। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। सिर्फ दादर और नागर हवेली किस में आता है, तो आपका जो है जनगणना के अनुसार सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश रखता है। ठीक है। 76.2%। कौन, दादर एवं नागर हवेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर पे, अरे यार मैथ का क्वेश्चन है, छोड़िए इसको हटाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो संसद, ऑप्शन ए है संसद के किसी भी सदन के मनुष्य सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन डी है कि दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन के मनुष्य सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सही है कि संसद के किसी भी मनुष्य सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के, क्योंकि वही मनोनीत करता है। और जाहिर सी बात है कि अगर जो मनोनीत करता है उसी को जो है जो वोट देगा, अगर मनोनीत किया गया, मनोनीत मतलब कि उसको चुनता है अपने मन से। ठीक है। इन सबको 12 लोगों को जो है वोट नहीं, उनके लिए चुनाव नहीं होता है, ये डायरेक्ट जो है इन सबको वोट मिल जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर मान लीजिए अगर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो उनको जो है ये मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है। डायरेक्ट राष्ट्रपति जो अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। तो वैसे ही मनोनीत करता है, तो उसको मतलब वोट देंगे जो उनको चुन के लाया होगा, तो इसलिए उनको मनोनयन नहीं होता है। तो संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये वोट करते हैं। ठीक है। इनका वोट होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य जो है उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी वोट करते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो प्रक्रिया में भाग, मतलब कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सॉरी, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी के राज्य क्षेत्र के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन इन दोनों के हिसाब से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4 नंबर। ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। ठीक है।
मुझे लगा कि जो है इसके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। तो अब अगला आपका पॉइंट है कि महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, या फिर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। ठीक है, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। ठीक है, यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों पर हस्ताक्षर होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लगाया जाता है, उसमें सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत को से संकल्प पारित कर अगले सदन में दिया जाना चाहिए। और सदन का दूसरा सदन इस आरोप की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्यों संख्या 2/3 बहुमत से पारित कर दी, तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मान जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति को पद से हट जाना पड़ता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने तथा उस अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। ठीक है, उसका उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया गया किसी भी, लगेगा भी नहीं कभी। एकरा राजधानी है किसकी? तो घाना राज्य की, दूसरा सेनेगल की, तीसरा ट्यूनीशिया की और चौथा युगांडा की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला, घाना राज्य की राजधानी जो है एकरा है। ठीक है, एकरा घाना राज्य की राजधानी है। और अन्य देशों की राजधानी की बात की जाए तो इसमें सेनेगल की राजधानी जो होती है आपका डकार है, और ट्यूनीशिया की राजधानी आपका ट्यूनिस है, युगांडा की राजधानी आपका कंपाला है, अंगोला की राजधानी आपका लुवांडा है, और अल्जीरिया की राजधानी आपका अल्जीरियस है, और मोजाम्बिक की राजधानी आपका मपूतो है, नामीबिया की राजधानी आपका विंडहॉक है, और नाइजर की राजधानी आपका नियामी है, नाइजीरिया की राजधानी आपका अबूजा है। ठीक है, और सेशल की आपकी राजधानी आपका विक्टोरिया है। ठीक है, इथियोपिया जो है आपकी राजधानी अदीस अबाबा है, बोत्सवाना की राजधानी आपका गैबोरोन है, और माली की राजधानी आपका बमाको है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी का juba है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन के हाल ही में ऑपरेशन गरुण चलाया गया? तो ऑप्शन है आपके सीबीआई ने चलाया, और बी एनआईए ने चलाया, और सी ईडी ने चलाया, ऑप्शन डी आईबी ने चलाया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीबीआई ने चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन गरुण सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान है। ठीक है, 29 नंबर की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर, तो एक बार दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभदायक है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असामान्य नहीं होता है। ऑप्शन बी, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है। ऑप्शन सी, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन डी आपका है कि परवलय दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होता है। तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है दूरदर्शी में अभिदृश्यता लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु के अन्य आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है।
परिणामतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र स्पष्ट छवि बनती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता है, जो भी दूर स्थित वस्तु होती है, ठीक है, उसकी छवि जो है उसकी छवि अधिक तीव्र एवं स्पष्ट दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए बलवंत मेहता की बात की जाए। बलवंत मेहता कमेटी सम्मानित है कि ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्वों से। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जाए तो बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से सम्मिलित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग के अब जो है नीति आयोग बन गया है द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित किया गया है एवं नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की सही बात कही है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिशों का स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में जो है उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। ठीक है, तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है। इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में लाया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गति समिति के सुझाव पर 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क और 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86 संविधान संशोधन द्वारा 2001 में 11 मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेदों 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी कुर्सेला, ऑप्शन डी सुपौल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोसी नदी जो है बिहार के कटिहार शहर के पास गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाईथान चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदियां जो होती हैं वो अरुण कोसी, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तंबा कोसी आदि। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से भी जाना जाता है। सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और यह तिब्बत, नेपाल और बिहार के लुप्त क्षेत्र 7400-500 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया, किशनगंज जिले का अधिकांश क्षेत्र आते हैं। कोसी नदी परियोजना की स्थापना 1954 में की गई थी और जो 1965 में बनकर तैयार हुई। यह भारत के नेपाल के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है।
पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। सुपौल जिला जो है पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। पहला चैतन्य, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा तुलसीदास, चौथा नामदेव। ठीक है। इसके कालक्रम को सजाइए। तो सबसे पहले आपके जो है आपका रामानुजन हो जाएंगे, और दूसरा आपके नामदेव हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरा आपका चैतन्य हो जाएंगे, और चौथा जो है आपका तुलसीदास हो जाएंगे। इस हिसाब से कालक्रम है। तो पहला आपका रामानुजम, तो 2 नंबर, ये भी ये हो जाएगा, ये 1 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इसका पॉइंट्स है कि प्रश्नगत संगतों का कालक्रम निम्नलिखित है। रामानुजाचार्य का 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक, नामदेव का 1270 से 1350 ईस्वी तक, चैतन्य का 1486 से 1533 ईस्वी तक, और तुलसीदास का 1532 से 1623 ईस्वी तक। ठीक है। और वहीं पर रामानुजाचार्य के बारे में बात की जाए, जो कि 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक इनका कार्यक्रम रहा था। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी के श्री पेरुम्बुदूर यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्टा दैत्यवाद का मत दिया था तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी थी। ठीक है। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। नामदेव की बात की जाए, जो कि 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मतलब इनका कालक्रम रहा था। ये महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन जीताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब से संग्रहित हैं। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं चैतन्य की। तो चैतन्य का जो है कालक्रम आपका 1486 से 1533 तक रहा। नवद्वीप नदिया जिला पश्चिमी बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंभर था। चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल में गौड़िया वैष्णव धर्म की स्थापना की। ये सुगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। इसने अनुयायी इसे कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते थे। गौरांग महाप्रभु। ठीक है। इसका दर्शन औचित्य भेदवाद कहलाता है। कृष्णदास कबीर राज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामृत की रचना की। ठीक है। अगला देखते हैं तुलसीदास की जो है कालक्रम 1532 से 1623 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला जो है रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा जो है कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछु, बरवै रामायण आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो जाएगा कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका नौसेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी थल सेना, ऑप्शन डी आरबीआई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और समझदारी में नई प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण रोड मैप है। प्रमुख समसामयिक अभियान या योजनाएं। ठीक है। तो सबसे पहले की बात की जाए अभियान या योजना, तो डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग का जारी करता है। ठीक है। एंटी दस्त अभियान जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा
जारी किया गया है। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस द्वारा जारी किया गया है। अरुणोदय 2.0 असम सरकार द्वारा किया गया है। माहिर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है। युवा 2.0 तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन इलेक्ट्रिक स्कूटर वीदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका हीरो मोटरकॉप, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी महिंद्रा, ऑप्शन डी यामाहा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। हीरो मोटरकॉप के ने अपना पहला स्कूटर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वीदा लॉन्च किया है। अन्य समाज सही का महत्वपूर्ण तथ्य ये है आपका निर्माणाधीन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट ठीक है सिस्टम आरटीएस के प्रथम चरण साहिबाबाद दुहाई डिपोट का उद्घाटन किया गया है। इसे रैपिड और बाद में नमो भारत का नाम दिया गया है। ठीक है। उत्तरी सिक्किम में लोनक झील के बाद बादल फटने से तीस्ता नदी में एक सेकेंड ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे पॉइंट इसके। यह है उत्तर सिक्किम में लोनक झील के बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने से सेना के 23 जवानों सहित लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई। चौथी एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हुंगहू में संपन्न हुआ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने क्रिकेट के साथ साथ लेक्रोसे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्वैग को भी लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स खेल 2028 में शामिल किया। ठीक है। एंजिल्स ओलंपिक खेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये है आपका अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश और मीर जाफर के, ऑप्शन बी है मीर जाफर और सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है ब्रिटिश और मीर कासिम, ऑप्शन डी है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता को किलाबंदी करने, सिक्का ढालने अधिकार तथा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षति पूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों के ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। प्रयोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी हुई। ठीक है। 20 जून 1756 को ठीक है नामक त्रासदी हुई। इस घटना के संबंध में जेड हालवेल ने जानकारी दी थी। हालवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह में 23 लोग ही जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। 23 जून 1757 को हुआ। ठीक है। और को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी टाइगर वुड्स, ऑप्शन सी ब्रायन लारा, ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्लेइंग इट्स माई वे पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो इसके अन्य किताबें हैं मतलब अन्य किताबें भी हैं जिसके लेखक यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि एक किताब है ए सेंचुरी एज नॉट इनफ। ए सेंचुरी एज नॉट इनफ के इसके लेखक हैं सौरव गांगुली। और अगला किताब है क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। और अगला है गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सनी डेज सुनील गावस्कर। वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड वी वी एस लक्ष्मण।
पावर शिफ्ट, एल्विन टोफलर, हेलेन केलेर, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अवॉर्ड ऑफ लव, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला है एमएनटी, अरविंद आडिग, मैथोलॉजी, रोनाल्ड बर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1605 में, या 1615 में, या 1616 में, या 1604 में। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा कि आपका कौन सा, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुआ था, जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगल द्वारा मेवाड़ का निरंतर सैनिक अभियान कराया गया। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को बादशाह खुर्रम की उपाधि दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मंगल पांडे जो था वो किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? तो ऑप्शन ए है आपका 20N1, ऑप्शन बी 34N1, 38N1 और 24N1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसे लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री 1857 की क्रांति से शुरू हुई। ठीक है, और 1857 में क्रांति के समय भारत को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पोर्मस्टेन थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया और सैनिक पदों पर भारतीय की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सेना का अनुपात 1:2 का रहा। ठीक है, रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। ठीक है, भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होने वाले पद सूबेदार का होता था, भारतीयों के लिए ऊंचे से ऊंचे पद सूबेदार का था। तो वहीं पे 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है आपका बी और 358 के तहत निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी भाग में आपातकाल को घोषित की गई हो तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रथम 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। आपातकाल के समाप्त होने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनः जीवित हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन का जोड़ा गया था। यदि किसी आपात के उद्घोषण देश के किसी भाग में हो तो देश का अन्य भागों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 19 के संरक्षण युक्त रखा जाएगा। ठीक है, 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर शर्तें दी गई जो निम्नलिखित है। क है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं होगा। अनुच्छेद 358 के
अनुच्छेद 358 केवल इन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है, और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है कि ऐसे कानूनों के तहत दी गई आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगा। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति आपात 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण से लगता है, और 3 नंबर वित्तीय आपात 360। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात किया जाए तो बैलाडीन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीन खान जो है लो आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर सी है कि बैलाडीन खान लो आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीन खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में लो आवाज़ के प्रमुख क्षेत्र राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में जो है आपका गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी, किरीमुरी, बांसपानी, सुकिंदा।